नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया पहला ऐसा ऑपरेशन है जो किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि भारत में ही कुछ अलगाववादी तत्वों के खिलाफ चलाया गया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया उस वक्त देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उनके आदेशों पर ही यह ऑपरेशन चलाया गया था। और इस ऑपरेशन के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से ही उनकी हत्या की गई थी। तो जानेंगे इस वीडियो में हम कि क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार और क्यों इसे इंडियन आर्मी को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसका संबंध सीधे सीधे ऑपरेशन ब्लू स्टार से है। तो एक बार हम उसको पहले अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम समझेंगे खालिस्तानी मूवमेंट क्या था। उसके बाद आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जो कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट था इंडियन पॉलिटिक्स में। और उसके बाद 1970 से 1980 के दशक के बीच किस प्रकार से राजनीतिक उथल पुथल पंजाब और केंद्र दोनों में ही हमें देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम बढ़ेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरफ। पहले दोस्तों हम बात करते हैं खालिस्तान। आखिर खालिस्तान क्या है? खालिस्तान एक सिख मूवमेंट है जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है एक सेपरेट कंट्री बनाना, जिसको कि वो खालिस्तान बुलाते हैं। ये जो सेपरेट कंट्री की डिमांड करते हैं, मेनली जो सिख पॉपुलेटेड एरिया है इंडिया का, उससे अलग एक देश बनाने की डिमांड करते हैं खालिस्तानी। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिखिज़्म के बारे में। भारत में सिख सिख धर्म है वो कैसे डेवलप हुआ। अगर हम बात करें सिख धर्म की, तो गुरु नानक जी जो कि पहले गुरु हैं सिख धर्म में, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद 10 गुरु सिख धर्म में माने जाते हैं कि 10 गुरु होते हैं। और उसके बाद कोई भी ह्यूमन सिख गुरु नहीं माना जाता सिख धर्म में। उसके बाद जो है आदि ग्रंथ, जो कि एक धार्मिक पुस्तक है सिख धर्म में, उसको ही गुरु माना जाता है। अब हम बात करें गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ये सिख धर्म में जो ये दो गुरु थे, अक्सर क्या था कि उस वक्त जब सिख धर्म भारत में विकसित हो रहा था, उस दौरान दूसरे धर्म जैसे कि खासकर जब मुग़ल आए थे, तो जो मुस्लिम धर्म था वो भी भारत में डेवलप हो रहा था। तो जो मुग़ल थे वो अपने धर्म को ज़्यादा प्रमोट करते थे और इस वजह से क्या था कि इनके बीच में क्लैशेस भी होते रहते थे। तो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर ये ऐसे गुरु थे सिख धर्म में, जो कि मुग़लों द्वारा काफ़ी टॉर्चर्ड किए गए थे और उनको एग्जीक्यूट भी किया गया था। वहीं हम बात करें गुरु गोबिंद सिंह की, तो वो जो 10th गुरु थे और उनको लास्ट ह्यूमन सिख गुरु माना जाता है। गुरु रामदास जो कि 4th गुरु थे सिखिज़्म में, उन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। और जैसे कि अभी मैंने बात किया, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु, उन्होंने हरमिंदर साहिब जो कि गोल्डन टेम्पल भी जिसको हम कहते हैं, उसकी स्थापना उन्होंने की थी। 17 और 18वीं शताब्दी में मुग़ल और अफ़गान दुरानी एम्पायर जो थे, इनके बीच अक्सर हमें क्लैशेस देखने को मिलते थे। ऐसा क्यों होता था? अभी मैं आपको ये मानचित्र दिखाऊंगा। ये जो मैप आपको दिख रहा है 1805 में का मैप है, उस वक्त ये इंडिया हमारा ऐसा था। अलग अलग उस वक्त प्रिंसली स्टेट भी थे और अंग्रेज भी धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। तो उस वक्त क्या था कि जो सिख एम्पायर था, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर मैप में जो ये ग्रीन पोर्शन है, ये सिख एम्पायर है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है उस वक्त नॉर्थ इंडिया का। और इसकी जो सीमा है ये अफ़गानिस्तान में, नॉर्थ में अफ़गानिस्तान से मिलती है। और साथ के साथ आप देख सकते हैं दिल्ली से भी इसकी सीमा मिलती है। तो इस प्रकार क्या था कि जो सिख एरिया था उस वक्त का, जो सिख डोमिनेटेड एरिया, उनका अक्सर जो अफ़गान दुरानी एम्पायर हो गया, इधर जो मुग़ल एम्पायर हो गया, उनके साथ अक्सर क्लैशेस रहते थे। वहीं हम बात करें कि सिख एम्पायर कब बना, तो 1799 में महाराजा रणजीत सिंह ने इसको बनाया। उस वक्त क्या था कि छोटे बड़े कुछ मिसल्स हुआ करते थे। मिसल्स क्या थे? मिसल्स सिख कॉन्फेडरेसी थी, छोटी बड़ी। और इस प्रकार की लगभग 12 फॉरेन स्टेट्स ऑफ सिख कॉन्फेडरेसी को मिला करके उन्होंने एक सिख एम्पायर की स्थापना की थी। ये आप देख सकते हैं ये मैप, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया सिख एम्पायर के बारे में। अब हम आते हैं 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पहली बार अकाली दल 1920 में बना और ये एक पॉलिटिकल
पार्टी थी जो कि मेनली सिख रिलीजियस बॉडी थी, उनसे बनी थी। और जो सिख पॉपुलेटेड एरिया लोग थे उनके हितों के को लेकर ये अपनी मांगे होती थी जो भी, वो सरकार के सामने रखती थी। और 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब जो है वो डिवाइड हो गया इंडिया और पाकिस्तान में। पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था उस वक्त जहाँ पे सिख बहुल लोग तो थे ही, लेकिन वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम भी रहते थे। लेकिन जब 1947 में जब बंटवारा हुआ, जैसा कि आपको पता होगा ये धर्म के आधार पे हुआ था, तो जो हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान में गया, वहाँ पे जो सिख रहते थे वो भारत की तरफ माइग्रेट कर गया। और जो भारत का पंजाब है आज के समय में, वो वर्तमान में क्या है कि वहाँ पे सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब 1947 में जब ये बंटवारा हुआ तो बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट हुए और इसकी वजह से कत्लेआम पूरे देश में मच गया था। ये केवल सिख की बात नहीं है, उस वक्त सिख हो गए, हिंदू मुसलमान सभी आपस में लड़ रहे थे और बहुत बड़ी संख्या में ये जो था जो ये विस्थापन हुआ था बहुत बड़ी संख्या में हुआ था। फिर 1956 में क्या होता है कि एसआरसी बनता है। एसआरसी आपको पता होगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन किस लिए बना था? क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने की मांग उठने लगी और सरकार इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक एसआरसी बनाई। एसआरसी ने कई रिकमेंडेशंस दी थी और उस वक्त पंजाब जो एरिया था वहाँ के जो उस वक्त के लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि एक पंजाबी स्पीकिंग जो क्षेत्र है पंजाब, उसको बना देना चाहिए। हालांकि एसआरसी ने जो ये डिमांड थी वो रिजेक्ट कर दी। यहाँ मैं आपको मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि 1951 से लेकर 1966 तक क्या क्या बदलाव आया पंजाब में। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया था और उसके बाद से जो वर्तमान में स्थिति है वो बनी हुई है। 1951 में आप देख सकते हैं पंजाब का जो एरिया था उस वक्त हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये सब पंजाब में ही आते थे। लेकिन 1966 में क्या हुआ कि भाषा के आधार पे जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था वो अलग कर दिया गया और जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया था वो पंजाब बन गया। तो उस वक्त क्या हुआ, 1966 में 3 स्टेट बन गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। और चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी किसकी? पंजाब और हरियाणा की यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डायस्पोरा के बारे में। डायस्पोरा शब्द आपने शायद पहले कभी सुना हो। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायस्पोरा का मतलब ये होता है कि भारत के जो लोग जो किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, जो जनसंख्या भारत की जो पॉपुलेशन जो इंडिया से बाहर रहती है, वो इंडियन डायस्पोरा है। तो इसी तरीके से सिख डायस्पोरा भी है, जो सिख धर्म के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं वो सिख डायस्पोरा है। तो इसी के आधार पे कनाडा, यूके, यूएसए ये ऐसे देश थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में सिख डायस्पोरा था। और क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा किस तरीके से खालिस्तान की जो मांग थी वो शुरू से ही सिख जो कुछ नेता थे उनके द्वारा की जा रही थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम भारत से बाहर जाएंगे और वहाँ पे जो सिख पॉपुलेशन रहती है उनको हम इस मूवमेंट से जोड़ेंगे। तो कुछ नेता जैसे जगजीत सिंह चौहान जैसे नेता हो गए, इन्होंने फ़ॉरेन में जाके वहाँ की जो न्यूज़पेपर वगैरह थे उनमें डिक्लेरेशन कर दी कि है एक खालिस्तान देश है। और इस तरीके से दुनिया भर के आर्टिकल इन्होंने इसके सपोर्ट में छापने शुरू कर दिए और इस तरीके से उन्होंने वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जो कि भारत से बाहर था। अब हम आते हैं 1973 में, जब एक आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया गया। देखिए आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। शिरोमणि अकाली दल 1973 में ये इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, खासकर जो पंजाब के जो सिख लोग थे उनके डिमांड्स को इन्होंने आगे रखा। और एक चीज़ हम और यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अकाली दल कभी भी इन्होंने सेपरेट कंट्री की बात नहीं की थी, इन्होंने ऑटोनॉमी की बात की थी। खालिस्तानी मूवमेंट जो था वो एक दूसरे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था, लेकिन अकाली दल था ये कहते थे कि हमें ऑटोनॉमी दे दो थोड़ी सी। ऑटोनॉमी किस चीज़ पे? जो हमारे रिसोर्सेज हैं उस पे हम ज़्यादा हमें मतलब उस पर कंट्रोल हो, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं उस पर हमें ऑटोनॉमी दे दी जाए। इन्होंने कभी सेपरेट कंट्री की बात नहीं की। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनके क्या क्या डिमांड थे। सबसे पहला तो ये कह रहे थे कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दिया जाए। इसके अलावा हरियाणा के जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं वो भी पंजाब को दे दिया जाए, ये इनका कहना था।
सेंटर का इंटरफेरेंस, केंद्र सरकार का जो इंटरफेरेंस होता है वो कम से कम हो जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन पंजाब में भी लाया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एक ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट लाया जाना चाहिए, जिसके तहत जितने भी गुरुद्वारा हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। और जो पंजाब से बाहर जो सिख माइनॉरिटीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन की बात इन्होंने की थी। इन्होंने ये भी कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं उसमें जो सिख लोग होते हैं उनकी भर्ती जो है, रिक्रूटमेंट, वो ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए। ये रेजोल्यूशन जो था ये स्टार्टिंग में इतना सीरियसली नहीं लिया गया, इसको भुला ही दिया गया, लेकिन 1982 में जब भिंडरेवाला और अकाली दल साथ में आए तब तेज़ी से ये रेजोल्यूशन जो है लोगों तक पहुंचने लगा और लोग इससे जुड़ने लगे। इंदिरा गांधी ने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को एक सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट बताया कि ये कुछ नहीं है, एक सेसेशनिस्ट डॉक्यूमेंट है। अब हम थोड़ा सा भिंडरेवाले के बारे में बात कर लेते हैं। जरनैल सिंह भिंडरेवाले जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर थे, 1970 में इनको दमदाली टकसाल का हेड बना दिया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है भिंडरेवाले। ये जो थे ये निरंकारी सिख जो होते थे उनके विरोधी थे। निरंकारी सिख वो सिख होते हैं जो कि विश्वास करते हैं ह्यूमन गुरु में। जैसा कि हमने देखा था कि सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं, उसके बाद कोई भी ह्यूमन गुरु नहीं है। लेकिन जो निरंकारी सिख हैं उनका ये कहना है कि नहीं, जो ह्यूमन गुरु हैं वो अभी भी हो सकते हैं। तो निरंकारी सिख इस प्रकार से जो बाकी सिख हैं उनसे अलग होते हैं। तो जो भिंडरे वाला थे ये इनके विरोधी थे। और 1978 में सिख निरंकारी क्लैशेस भी हुआ था, जिसमें कि लगभग 13 निरंकारी सिख की हत्या कर दी गई थी और उसमें इनका नाम आया था। और उसके बाद से जो थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये भिंडरे वाला अपने जो बाकी साथी हैं जो उनके अनुयायी हैं उनके साथ हैं। तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा कि जो इनके पीछे जो फॉलोवर्स हैं इनके, ये किस तरीके से हथियारबंद चलते हैं इनके पीछे। तो ये एक तरीके से बहुत बड़े रिलीजियस स्कॉलर भी थे, लेकिन साथ में जो इनके अनुयायी थे ये हथियारबंद भी रहते थे। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पंजाब में जो पॉलिटिकल उथल पुथल मच रही थी उसके बारे में। 1975 में आप सभी को पता है इमरजेंसी लगा दी गई थी। और 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उसके 2 साल बाद 1970 में इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन केंद्र सरकार में होते हैं और पंजाब में भी होते हैं, और दोनों ही जगह कांग्रेस की हार होती है। केंद्र सरकार में जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, और जो पंजाब है यहाँ पे शिरोमणि अकाली दल जो है वो सरकार बनाती है। तो इस वजह से जो होती है कांग्रेस परेशान हो जाती है और वो एक ऐसे नेता की तलाश में जुड़ जाती है जो कि अकाली दल को टक्कर दे सके। उस वक्त ज्ञानी जैल सिंह जो कि एक समय पे पंजाब के पूर्व जो सीएम थे, एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, और जो इंदिरा गांधी के बेटे थे संजय गांधी, दोनों ने मिलकर भिंडरेवाले को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अकाली दल को काउंटर कर सके। जो वोट जो अकाली दल को मिल रहे थे उनका, वो वोट उनके बट जाएं। तो 1980 में फिर से पंजाब में इलेक्शन होते हैं, और इस बार जो कांग्रेस सरकार होती है वो वापस से सत्ता में आ जाती है। और उस वक्त क्या होता है, सीएम दरबारा सिंह जो होते हैं ये बनते हैं, सीएम बनते हैं। उसके बाद 1900, अब हम बात करते हैं 1980 में बाबा गुरबचन सिंह जो कि निरंकारी लीडर थे उनकी हत्या कर दी जाती है। ये कांग्रेस जो सरकार होती है उनके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना बताई जाती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में होता है। 1981 में सेंसस स्टार्ट होता है और वहाँ पे भाषा एक प्रमुख मुद्दा बन जाती है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, जो पंजाब का जो एरिया है वहाँ पे मेनली पंजाबी स्पीकिंग और कुछ हिंदी स्पीकिंग लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि स्पेशली जो ये भिंडरे वाले और जो उनके लोग थे इनके द्वारा लोगों को चेतावनी, कड़ी चेतावनी जारी की गई और कहा गया कि अगर आपके पास सर्वे के लिए आते हैं तो आपको अपनी जो भाषा है वो पंजाबी बतानी है। इससे क्या होगा कि पंजाबी स्पीकिंग जो ये बात करते हैं एरिया, पंजाब को पंजाबी स्पीकिंग एरिया, उसकी जो इनकी डिमांड है, बात है, वो प्रमुख रूप से आगे आएगी। लेकिन पंजाब केसरी जो कि एक न्यूज़पेपर था उसके एडिटर लाला जगत नारायण, वो क्या करते हैं, वो एक आर्टिकल देते हैं न्यूज़पेपर में जिसमें कि वो कहते हैं कि आपकी जो मातृभाषा है अगर वो हिंदी है तो आप हिंदी बताइए, अगर वो पंजाबी है तो पंजाबी बताइए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। और इसमें भी किसका नाम आता है, भिंडरेवाला को। तो सरकार जो होती है शुरू में वो क्योंकि भिंडरेवाला बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका होता है, और कांग्रेस जो सरकार होती है
ये उनके लिए भी एक तरीके से मुसीबत बनती जाती है, क्योंकि अब क्या है कि ये भिंडरेवाला उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। अब भिंडरेवाला वही कर रहे हैं जो उनका मन कर रहा है। तो कांग्रेस के लिए भी एक तरीके से ये बहुत ही कह सकते हैं कि अ, एक चुनौती होती है कि कैसे वो इससे निपटे। भिंडरेवालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन होता क्या है कि जल्दी उनको छोड़ भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी अरेस्ट होने के बाद जो उनके सपोर्टर होते हैं वो पूरे पंजाब में जगह जगह आगजनी दंगे कर रहे होते हैं। दबाव में आके सरकार को भिंडरेवाला को छोड़ना पड़ता है। इससे भिंडरेवाला और ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। 1982 में भिंडरेवाला और अकाली दल ये दोनों साथ में आ जाते हैं। आपको पता है अकाली दल जो है अब सत्ता में नहीं है 1982 में, और अब अकाली दल और भिंडरेवाला दोनों ही साथ में आते हैं। उस वक्त अकाली दल के जो नेता थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, ये भिंडरेवाला के साथ आते हैं और ये एक धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं, जिसमें कि जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन जो अभी हमने पढ़ा था उसको वापस से वो दोहराते हैं और पुरजोर तरीके से उस डिमांड को आगे रखते हैं कि अब हमें ये जो रेजोल्यूशन है, जो हमारी डिमांड है वो हमारी पूरी की जाए। तो कांग्रेस सरकार जो होती है वो बुरी तरीके से इस प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती है। नवंबर 1982 में क्या होता है कि इन्होंने ये चेतावनी देते हैं कि हम दिल्ली में आके अब धरना करेंगे। क्यों? क्योंकि 1982 में एशियन गेम्स स्टार्ट होने वाले होते हैं। तो इसकी वजह से जो सरकार होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। केंद्र सरकार खासकर वो जितने भी जो बॉर्डर स्टेट होते हैं पंजाब से लगते हुए, वहाँ पे फ्रिस्किंग स्टार्ट कर देती है और ख़ासकर जो सिख लोग होते हैं उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी जाती है। इससे सिख लोगों में क्या होता है, गुस्सा बढ़ जाता है। एक तरीके से उनके मन में एक भेदभाव वाली भावना आ जाती है। अप्रैल 1983 में एक डीआईजी थे, आईपीएस ऑफिसर डीआईजी एएस अटवाल, इनकी हत्या कर दी जाती है गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे। जो ये डीआईजी थे एएस अटवाल, ये जब अभी हमने पढ़ा 1982 में जब ये धर्मयुद्ध मोर्चा जो शुरू करते हैं, तो उस दौरान जो सरकार द्वारा जो इनके खिलाफ एक्शन लिया गया था उसको लीड कर रहे थे ये ऑफिसर, और 1983 में इनकी हत्या कर दी जाती है। अब उस वक्त इतना ज़्यादा खौफ होता है भिंडरेवाला का कि एक आईपीएस ऑफिसर की हत्या होने के बाद के 2 घंटे तक भी इनकी डेड बॉडी को लेने कोई नहीं आता। अक्टूबर 1983 में क्या होता है कि इनकी हिम्मत और बढ़ जाती है। अब ये हिंदुओं पर अटैक करना इन्होंने शुरू कर दिया। 6 हिंदू बस पैसेंजर वर किल्ड। और इस स्थिति को देखते हुए फिर क्या होता है कि जो केंद्र सरकार होती है वो स्टेट में लगा देती है प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल लगाते ही मोस्टली क्या होता है कि सारी पावर्स केंद्र सरकार के हाथ में आ जाती है। और अब धीरे धीरे क्या होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरफ सरकार बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो अकाल तख्त, एक गोल्डन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें अकाल तख्त है, एक जगह है तख्त। तख्त मतलब बैठने की जगह। तो जो सिख धर्म है उसमें जो अकाल तख्त है वो एक ऐसी जगह है जो कि सिख धर्म के जो सबसे सुप्रीम जो गुरु होंगे ये उनके लिए होती है। तो भिंडरेवाला ने इस पर कब्जा कर लिया। 15 दिसंबर 1983 में उसने इस पर कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे अंदर क्या हुआ कि वो वहाँ पे वेपन्स इकट्ठे करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि इंदिरा गांधी को जब ये बात पता चलती है तो शुरू में वो नेगोशिएट करती हैं भिंडरेवाला के साथ, कुछ प्रपोजल्स देती हैं उनको, लेकिन जो भिंडरेवाला होते हैं वो उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि फाइनली इंदिरा गांधी को डिसीजन लेना पड़ता है और ऑपरेशन ब्लू स्टार उनको चलाना पड़ता है। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाती है, हिंदू और सिख रॉयट्स बढ़ते जाते हैं। 1 जून 1984 को पंजाब को कर्फ्यू के अंदर झोंक दिया जाता है। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। वहाँ पे आर्मी और जो पैरामिलिट्री होती हैं उनको तैनात कर दिया जाता है। जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं उनको वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत होती है, जिनका मेन उद्देश्य होता है कि जो भी अकाल तख्त के अंदर मिलिटेंट्स घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालना और उसको गोल्डन टेम्पल को पूरी तरीके से खाली करवाना। 3 जून 1984 उस दिन क्या होता है कि जो गोल्डन टेम्पल में जो श्रद्धालु आते हैं उनकी संख्या पहले के दिन से ज़्यादा होती है। तो उस दिन क्या होता है कि भिंडरेवाला के जो सपोर्टर्स होते हैं वो उनको अंदर बंदी बना लेते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि मेनली जो बाहर जो आर्मी होती है उनको एक तरीके से ढाल बना लेते हैं उनके खिलाफ, तो उनको वो अंदर कैद कर लेते हैं। अब जो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है उसको कौन लीड कर रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से? मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार, ये इस ऑपरेशन को लीड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मिलिटेंट्स होते हैं उनको कौन लीड करता है? मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर होते हैं वो उसको लीड करते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मिलिटेंट्स होते हैं वो भी बहुत
ट्रेंड होते हैं। और जो ये आर्मी ऑफिसर हैं वो इसलिए इनको करते हैं, जैसा कि मैंने देखा था 1982 में किस तरीके से जब सिख लोगों की फ्रिस्किंग की जा रही थी, तो उसकी वजह से उनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भर गया था। तो ये जो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, जब 1971 में बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था, तो उस दौरान जो वहाँ पे जो मुक्ति वाहिनी बनाई गई थी बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए, तो उस आर्मी को उन्होंने ट्रेन किया था। तो केंद्र सरकार के जो उस व्यवहार से परेशान होकर के ये इनके साथ जुड़ गए। 5 जून को जो असली ऑपरेशन है वो लीड किया जाता है। असली जो फाइटिंग होती है वो शुरू होती है। शुरू में तो क्या होता है कि आर्मी इनको अंडर एस्टिमेट कर देती है, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि इनके पास एंटी टैंक गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स, स्नाइपर्स तक इनके पास हैं। तो उनको ये अंडर एस्टिमेट करते हैं, जिसकी वजह से आर्मी को शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर क्या होता है कि 6 जून को टैंक्स बुलाए जाते हैं और अकाल तख्त पर हमला कर दिया जाता है। आप देख सकते हैं जब अकाल तख्त पे हमला किया जाता है उसके बाद ये तस्वीर आती है, तो ये किस तरीके से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है अकाल तख्त। इसमें क्या होता है कि भिंडरेवाला मारा जाता है, अकाल तख्त और जो वहाँ पे लाइब्रेरी होती है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और उसके बाद गांव-गांव में जाकर जितने भी इनसे जुड़े हुए मिलिटेंट्स होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही लोगों को पता चलता है अकाल तख्त के बारे में कि इस तरीके से उसको क्षति पहुंची है, तो इससे जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनकी भावनाएं काफ़ी आहत होती हैं और उनमें गुस्सा भर जाता है। अब होता क्या है कि इस ऑपरेशन के बाद सबसे पहली तो बात, जो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला था वो मारा जाता है। दूसरा, इंदिरा गांधी उनकी हत्या कर दी जाती है। उन्हीं के जो सिख बॉडीगार्ड होते हैं सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद एंटी सिख रॉयट पूरे नॉर्थ इंडिया में, खासकर दिल्ली में जो है बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1986 में भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है, जो कि इस तरह की आतंकी गतिविधियों से निपट सकें। 1985 में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट है कनिष्क, जो कि मॉन्ट्रियल से दिल्ली की तरफ रवाना होती है, उसमें बॉम्ब रख दिया जाता है और 329 पैसेंजर की हत्या कर दी जाती है। 1985 में हरचंद सिंह लोंगोवाल, जो कि अकाली दल के नेता थे, वो राजीव गांधी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें कि वो एक जो उनके डिमांड्स थे उस पर वो सहमत होते हैं। लेकिन जो भिंडरेवाला के सपोर्टर्स होते हैं बाद में उनकी हत्या कर देते हैं। 1986 में जनरल एएस वैद्य, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान एक आर्मी चीफ थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से आप ने देखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी ऑपरेशन था। लेकिन इसके बाद बहुत कुछ देश को झेलना पड़ा, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। तो ये था पूरा ऑपरेशन ब्लू स्टार। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।